हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम हब क्लासेस। केम हब क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप अच्छे होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने अलिये क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने डोबेरेनर ट्रायर्स देखा था। डोबेरेनर ट्रायर्स क्या होता है दोस्तों? उन्होंने बताया था कि यदि हम तीन एलिमेंट को लेकर ग्रुपिंग करते हैं और किसी दो एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज लेते हैं तो वो बीच वाले एटॉमिक वेट के बराबर आ रहा था। लेकिन ये आगे चल के इनका रूल क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि इनका रूल इन्हीं के ग्रुप में फॉलो नहीं हो रहा था। कैसे? ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। इसका एटॉमिक वेट होता है 19, इसका होता है 33.5, इसका होता है 80। जब फ्लोरीन और ब्रोमीन की एटॉमिक वेट का एवरेज लिया गया तो क्या आया? 49.5, जबकि आना चाहिए थे क्लोरीन के एटॉमिक वेट के बराबर। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है? 33.5 है, जबकि आ कितना है? 49.5। इसका मतलब इनका रूल इन्हीं के ग्रुप में क्या हो रहा था? फॉलो नहीं हो रहा था। दूसरा, इनकी फेलियर का कारण क्या था? कि जितने भी नॉन एलिमेंट थे वो उसको इन्होंने ट्रायड में फिक्स नहीं कर सके, तो इस प्रकार से ये रूल रिजेक्ट हो गया। अब आया क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्टुइस। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्टुइस क्या कहता है कि यदि हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा था। आइए देखते हैं। जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर नियान तो नोबल गैस डिस्कवरी हुई नहीं थी। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर आएगा आर्गन। आर्गन डिस्कवरी नोबल गैस नहीं हुई थी। फिर आएगा पोटेशियम, कैल्शियम। तो क्या बताया गया कि अगर इसको हम सबसे लोएस्ट एटॉमिक वेट माने, इसके बाद उससे हाई एटॉमिक वेट, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया है। तो अगर इसको हम 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने, इसको 5 माने, इसको 6 माने, इसको 7, तो आठवां एलिमेंट क्या कर रहा है? इसके पहले प्रॉपर्टी के साथ रिपीट कर रहा है। तो पहले एलिमेंट के साथ जो आठवां एलिमेंट है प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस कर रहा है। किंतु जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, जैसे नियान हो गया, फ्लोरीन के बाद नियान आएगा और क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा, तो अगर अब हम इनके ला को देखते हैं, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनके हिसाब से इन्होंने कहा था हर आठवां एलिमेंट। तो नियान की प्रॉपर्टी लिथियम से रिजेम्बलेंस करना चाहिए, रिपीट करनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। तो इसलिए इनका ला क्या होगा? इनका भी ला रिजेक्ट हो गया। और अगर हम आर्गन को देखें तो ए भी इसके साथ रिजेम्बलेंस नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से ये ला इनका रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरा क्या कारण था कि इनका जो ला था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए था, अप टू कैल्शियम तक। हैवियर एलिमेंट को इन्होंने टाइम वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज नहीं कर पाए। न्यूलैंड के जाने के बाद रेस बढ़ चुकी थी। दो लोग ऑलरेडी एटॉमिक वेट पे बात कर चुके हैं और इतना हमको समझ में आ गया है कि एटॉमिक वेट को उनकी बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी कुछ न कुछ रिपीट हो रही है। अब आए दो बड़े साइंटिस्ट, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। इन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो केमिस्ट्री में बहुत बड़ा हिट हुआ। मेंडलीव जब अपनी डिस्कवरी कर रहे थे उसी समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट लोथर मेयर भी अपनी डिस्कवरी कर रहे थे। लोथर मेयर और मेंडलीव की आपस में कोई दोस्ती यारी नहीं थी, दोनों अपने अपने डिस्कवरी में लगे हुए थे। लोथर मेयर और मेंडलीव की जो डिस्कवरी थी एग्जैक्टली सेम थी, पर मेंडलीव पहले पब्लिश कर गए
लोथर मेयर की जो भी ऑब्जर्वेशन थी बिल्कुल सिमिलर थी किसके, मेंडलीव जैसे। लोथर मेयर ने का यूज किया था, मेंडलीव ने टेबल का यूज किया था। आइए हम देखते हैं लोथर मेयर ने ग्राफ कैसे बनाया। लोथर मेयर ने क्या किया, एलिमेंट की एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को मेजर किया और उन्होंने उनके बीच ग्राफ प्लॉट कर दिया। इधर क्या रहेगा, एटॉमिक वेट, इधर क्या रहेगा, एटॉमिक वॉल्यूम, और उनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया था। कर्व के पीक पे क्या आ रहा था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मतलब ग्रुप फर्स्ट के अल्कली मेटल्स। और कर्व के असेंडिंग पोर्शन में क्या आ रहा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन में क्या आ रहा था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। तो जो एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पे थे वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। इन्होंने पीरियोडिसिटी की भी डिस्कवरी की, पर किसमें, कर्व में। द एलिमेंट एट सिमिलर पोजीशन हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कहाँ आ रहे थे, कर्व के मैक्सिमा पे। सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम कहाँ आ रहे थे, एट मैक्सिमा ऑफ द कर्व। और जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन थे वो कहाँ आ रहे थे, असेंडिंग पोर्शन, क्या है कर्व का, असेंडिंग पोर्शन पे। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन कहाँ आ रहे थे, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। और जो ग्रुप सेकेंड के अल्कलाइन अर्थ मेटल से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम में क्या है, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कर्व के मैक्सिमा थे, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन असेंडिंग पोर्शन में थे, ये सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन में थे, ये सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। किंतु ये क्लासिफिकेशन बहुत काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस अरेंज है। यदि कोई हमें इसे टेबल में बनाकर देता तो हमें ज़्यादा अच्छी लगती, कि कहता कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ग्रुप 17 में है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ग्रुप फर्स्ट में है। यदि हम यहाँ पे एलिमेंट ए मान लिया हमने, यहाँ कोई एलिमेंट बी है और कोई एलिमेंट यहाँ पे सी है, और ये मान लिया कि ये ऑक्सीजन फैमिली के हैं, तो अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताना हो, आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर मैग्नीशियम इसके थोड़ा सा ऊपर है, कैल्शियम इसके थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम इसके बीच में एक एलिमेंट और ले लिया तो फिर क्या होगा। तो इस प्रकार से एग्जैक्ट पोजीशन को बता पाना काफी मुश्किल था, कि कितना ऊपर है कि कितना नीचे है। तो उधर मेंडलीव भी सेम काम कर रहे थे, पर वो टेबल पे काम किए और इन्होंने ग्राफ पे काम किया। इनके जो वर्क था उसको भी काफी रिकॉग्नाइजेशन मिला। ने ग्राफ का यूज किया था, मेंडलीव ने टेबल का यूज किया था। जो लोथर मेयर का वर्क था इनको भी काफी रिकॉग्नाइजेशन मिला, पर जो पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था वो कौन थे, मेंडलीव थे। कौन थे, मेंडलीव।
अब आया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल सोचा और उन्होंने बोला कि उनको रात को सोते समय सपने में आया था और उन्होंने पूरे सपने में पूरे पीरियोडिक टेबल को ही देख लिया था और उन्होंने ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ताश के पत्तों पे नाम लिख करके एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा। यार हुआ ये, डूबे रायनर ने क्या किया, उन्होंने क्या किया था, तीन तीन एलिमेंट को लेकर के ग्रुपिंग किया था और बीच के एटॉमिक वेट बाकी दो के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर आ रहा था। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने कहा था कि यदि एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते हैं तो हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। मेंडलीव ने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा हाँ यदि हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो कुछ फिक्स इंटरवल के बाद, क्या कुछ फिक्स इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टी या तो सेम होती है या तो ग्रेजुअल इंक्रीज होती है या तो ग्रेजुअल डिक्रीज करती है। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, आओ हम देखते हैं क्या था उनका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are periodic function of its atomic weight। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, The physical and chemical properties of an element are periodic function of its atomic weight। मतलब एलिमेंट का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। ये पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसी न किसी चीज पे डिपेंड करती, किस पे करती है, एटॉमिक वेट पे। मतलब एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। फंक्शन का क्या मतलब है, फंक्शन का मतलब है कोई चीज किसी पे डिपेंड करे। जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y क्या कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल रसियन भाषा में लिखा था। तो क्या हुआ, बहुत से लोगों ने इसको मॉडिफाई करना शुरू किया और इसके डिफरेंट फॉर्म बने ताकि सारे वर्ल्ड इसको पढ़ पाए। तो फॉर्म बनते बनते हम जो मेनली पीरियोडिक टेबल पढ़ते वो काफ़ी एडिटेड है। ओरिजिनल क्या था, जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने ताश के पत्तों पे एलिमेंट का नाम लिख करके उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और उन्होंने देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम सेम लाइन में दिख रहे थे। आइए हम देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई उसमें। उन्होंने
अपने पीरियोडिक टेबल में बोला कि 8 वर्टिकल लाइन होते हैं, जिसे उन्होंने ग्रुप बोला, मतलब कितने ग्रुप थे उनमें, 8 ग्रुप, और हर ग्रुप में क्या थे, सब ग्रुप भी थे। ग्रुप 1 से लेकर 7 तक सब ग्रुप थे, और ग्रुप कितने थे, 8 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या हुआ, पीरियड बनाया। ग्रुप ए, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप थे, और सब ग्रुप कितने थे, 7। ग्रुप 1 से 7 तक क्या थे, सब ग्रुप थे, ए और बी। ग्रुप कितने थे, 8 थे। इसमें भी सेकेंड का सब ग्रुप ए बी, इसका भी ए बी, इसका भी सब ग्रुप ए बी, इसका भी सब ग्रुप ए बी, इसका भी सब ग्रुप ए और बी, इसका भी सब ग्रुप ए बी, इसमें कोई सब ग्रुप नहीं था। तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें क्या है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। फिर क्या होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। यहाँ क्या रखा था इन्होंने, सब ग्रुप कॉपर था, यहाँ सिल्वर था। यहाँ क्या था, इसके बाद यहाँ था जिंक, कैडमियम, मरकरी। यहाँ क्या था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इसमें क्या था, भी नोबिता, इसमें कर्मों वाला सागर, मन टीसी रे। इसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ एल्युमिनियम, यहाँ इन्होंने गैप दे दिया, फिर यहाँ इन्होंने गैप दे दिया, इन थैला, यहाँ सेंट प्रभा। फिर इसके बाद क्या था, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। फिर यहाँ क्या था, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। तो जो मेनली पीरियोडिक टेबल था उसमें 8 ग्रुप थे, और सब ग्रुप कितने थे, 7। ग्रुप 1 से लेकर 7 ग्रुप तक सब ग्रुप थे, सब ग्रुप ए बी ए बी ए बी ऐसे करके। और कितने पीरियड थे, 7 हॉरिजॉन्टल रो थे, जिसे इन्होंने पीरियड बोला। 1 2 3 4 5 6 और 7। सब ग्रुप में जो एलिमेंट थी उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और ग्रुप में जो भी एलिमेंट थे उनकी भी प्रॉपर्टी सेम थी। ग्रुप में इन्होंने जो बात बताई वो बात की थी किसकी, वैलेंसी की थी। तो इन्होंने क्या किया, सबकी ऑक्साइड बनाया, और ये देख रहे थे कि फार्मूला क्या बन रहा है। जैसे MgO, CaO, MO, मतलब यहाँ सिर्फ मेटल है और उसके बाद ऑक्साइड। तो क्या किया, जिसका फार्मूला इस प्रकार से बन रहा था उसको इन्होंने ग्रुप सेकेंड ए में रख दिया। किस में रखा, ग्रुप सेकेंड ए में रखा। क्या है, ग्रुप सेकेंड ए में। और उन्होंने और भी ऑक्साइड बनाए, जैसे Na2O, K2O, मतलब यहाँ मेटल कितनी है, 2। तो इस प्रकार का जिसका फार्मूला बन रहा था उनको किस में उठाकर रख दिया, ग्रुप फर्स्ट ए में। जैसे सोडियम,
पोटेशियम और ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से जो सेम वैलेंसी के थे उनको सेम ग्रुप में रखा गया और जिनकी प्रॉपर्टी और सेम थी उनको सेम सब ग्रुप में रखा गया। ठीक है। मेंडलीव का जो ये मॉडल था इतना बड़ा हिट क्यों हुआ, इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे, 63 के 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। इन्होंने क्या किया, 63 के 63 एलिमेंट को अपने टेबल में रख दिया। इन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाया जिसे इन्होंने पीरियड बोला और बोला कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जो प्रॉपर्टी थी वो मेटल से क्या हो रही थी, नॉन मेटल हो रही थी। मेनली पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस क्या थे, मतलब मेरिट क्या थे? एक कौन सा टेबल था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम इसके किसकी बात करेंगे, मेरिट की। मेरिट मतलब एडवांटेजेस कर लो आप। सबसे पहला एडवांटेजेस ये था इस टेबल का कि उस टाइम के जितने भी एलिमेंट थे 63 के 63 एलिमेंट को इन्होंने उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते ऑर्डर में अपने टेबल में रखा था। और दूसरा क्या था, पहला क्या था मैंने बताया कि ऑल द नोन एलिमेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स। ऑल द नोन एलिमेंट वेयर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। और दूसरा मेरिट क्या था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी, क्या थी, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी वो किसके प्रोपोर्शनल था, एटॉमिक वेट पे। मतलब ये बताया गया कि जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही थी। ऐसा तो मान लीजिए और न्यूलैंड ने यही बताया था और डोबेरेनर भी यही बताया था। तीसरा इनका एडवांटेजेस क्या था, ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट। इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए गए थे उसके लिए गैप छोड़ दिया। ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट। और यही मेन रीजन था इनके मॉडल को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने का। चौथा क्या था, इन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनको भी। ही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर एलिमेंट। आइए हम बारी बारी देखते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो एडवांटेजेस थे या मेरिट थे, पहला क्या था कि जितने भी नॉन एलिमेंट थे इन्होंने उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अच्छे से अपने टेबल में अरेंज कर दिया। दूसरा क्या था, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही थी। तीसरा इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट अनडिस्कवर थे उनके लिए इन्होंने स्पेस छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया। कैसे, जैसे इन्होंने यहाँ गैप छोड़ दिया था, यहाँ गैप छोड़ दिया था। और ये यही मेन रीजन था, ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट। यही मेन रीजन था इनकी मॉडल को इतना बड़ा सक्सेस होने का। चौथा, इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट अभी फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को पहले से डिस्कवर कर दिया। इन्होंने कहा कि फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टी को मैं आज ही प्रेडिक्ट कर देता हूं। इन्होंने यहाँ स्पेस छोड़ दिया, यहाँ स्पेस छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि एल्युमिनियम के बाद जो इंडियम आ रहा है इसका एटॉमिक वेट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो इनको लगा डेफिनेटली फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा और मेरा टेबल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इन्होंने एल्युमिनियम के ठीक बाद स्पेस छोड़ दिया। ऐसे सिलिकॉन में जब टीन को देखा इसका एटॉमिक वेट काफी ज्यादा आ रहा था, इसलिए इन्होंने भी यहाँ बीच में स्पेस छोड़ दिया। और इन्होंने यहाँ जो एलिमेंट डिस्कवर किया था इन्होंने अपना नाम रख दिया था। एल्युमिनियम के बाद के एलिमेंट को इन्होंने अपना नाम कर दिया, क्या कर दिया था,
इका एल्युमिनियम, इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने स्पेस छोड़ा था, इन्होंने पहले से इसका नाम रख दिया, क्या दिया, इका एल्युमिनियम। और जो सिलिकॉन के बाद इन्होंने एलिमेंट स्पेस छोड़े थे उसका नाम रख दिया इका सिलिकॉन। और इन्होंने बताया जो इका एल्युमिनियम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी, जैसे डेंसिटी हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और इका सिलिकॉन की जो एटॉमिक वेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया, तो इन्होंने उस समय जो प्रेडिक्ट किया था वही बाद में एग्जैक्टली मैच किया। किसके साथ? यहाँ क्या था, बैगन आलू गाजर, मतलब क्या आएगा, गैलियम आएगा। और यहाँ कसाई जीने, यहाँ जर्मेनियम आएगा। मतलब इन्होंने जो स्पेस छोड़ा था और वहाँ एलिमेंट का नाम रख दिया था कि इक्का एल्युमिनियम, और जो सिलिकॉन का छोड़ा था इक्का सिलिकॉन रखा था। और उन्होंने जो पहले इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट किया था कि इसका एटॉमिक वेट ए होगा, इसका डेंसिटी ए होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए होगा, एग्जैक्टली आज मैच कर गया। इक्का एल्युमिनियम किसके साथ मैच कर गया, गैलियम के साथ एग्जैक्टली मैच किया। और इसका जो प्रॉपर्टी इन्होंने प्रेडिक्ट किया किसके साथ मैच किया, जर्मेनियम के साथ। ये तो थे इनके मेरिट। अब हम आते हैं डीमेरिट पे, मतलब डिसएडवांटेज क्या थे इनके डीमेरिट पे। अभी हमने मेरिट देखा, एडवांटेज देखा, अब क्या देखा, देखेंगे डीमेरिट का लो आप। सबसे बड़ा डीमेरिट पहला क्या था इनका कि इन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ रख दिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, ये तो सिमिलर है, लेकिन इनको किसके साथ रख दिया, कॉपर और सिल्वर के साथ। क्या किया है, कॉपर और सिल्वर को इनके साथ रख दिया, इनकी प्रॉपर्टी इसके साथ नहीं थी तो भी। और दूसरा इनका डीमेरिट क्या था, इन्होंने सिमिलर एलिमेंट को अलग रख दिया, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। इन्होंने क्या किया, पहला डीमेरिट मैंने क्या बताया, इन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट को साथ में रखा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका तो प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन इनको किसके साथ रख दिया, कॉपर और सिल्वर के साथ। ये क्या है, अल्कली मेटल से, और ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल। और दूसरा क्या था, इन्होंने सिमिलर एलिमेंट को क्या किया, अलग रख दिया, जैसे प्लेटिनम और एयू। अब देखिए, इनको प्लेटिनम को यहाँ रखा है और एयू को यहाँ रखा है। ये क्या था, इनका दूसरा डीमेरिट था। तीसरा क्या था, आइसोटॉप्स। क्या था, आइसोटॉप। हाइड्रोजन कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो मतलब इनका एटॉमिक वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके इनके रूल के हिसाब से इनको अलग अलग जगह पे रखना चाहिए था, इन्होंने क्या किया, एक ही जगह रख दिया। ये क्या था, इनका डीमेरिट था। और आज जैसे ऑक्सीजन की आइसोटॉप्स, इन्होंने क्या किया, सेम जगह रख दिया। अब आता है चौथा डीमेरिट, क्या आता है, एनोमेलस पेयर। इन्होंने क्या किया, अपने रूल को ही फॉलो करना छोड़ दिया, और इन्होंने कहीं जगह ऐसे एलिमेंट रखे जो इनकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट का क्या होता है, एटॉमिक वेट कोबाल्ट का ज़्यादा होता है निकिल से, तो इसलिए कोबाल्ट को निकिल के बाद आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, कोबाल्ट निकिल के पहले आ गया है। दूसरा थैलियम और आयोडाइड। थैलियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, आयोडीन से ज़्यादा होना चाहिए, तो थैलियम को आयोडीन के आगे आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, आयोडीन को ग्रुप 7 में रख दिया। अब पांचवा, इनका मोटिव क्या बन गया था, इनका बेसिक फंडा ये था कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे इनको एक साथ रखना, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपने लॉ को ही भूल गए। अब जो पांचवा डीमेरिट आता है, जो बहुत बड़ा डीमेरिट कह सकते हो आप, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो पहले भी डिबेट का टॉपिक था, आज भी डिबेट का टॉपिक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
कोई कहता है कि हाइड्रोजन मेटल है, कोई कहता है नॉन मेटल है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, +1 है, ठीक है, उसको ग्रुप 1 में रखा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, उसको ग्रुप 1 में रखा। लेकिन किंतु जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, इसको ग्रुप 7 में होना चाहिए, लेकिन ये किसमें है, ग्रुप 1 में। तो इस प्रकार से मेंडलीव का भी जो पीरियोडिक लॉ था, टेबल था, वो धीरे धीरे धीमे आने लगा। और फिर स्कॉट आए। स्कॉट ने नोबेल गैस की डिस्कवरी की, जिन्हें नोबेल गैस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। मेंडलीव को कुछ नहीं मिला, मेंडलीव को इससे भी बड़ी अचीवमेंट मिली। क्या मिली, अचीवमेंट। इनके नाम से रसा में कई सारे इंस्टीट्यूट खोले गए, वहां पे आज काफी बच्चे एटॉमिक रिसर्च करते हैं। मेंडलीव के नाम पे एक एलिमेंट का नाम रखा गया, क्या, 101। आज दुनिया एक एलिमेंट को मेंडलीव के नाम से जानती है। इसके बाद कई रेंज ऑफ साइंटिस्ट आए, और जिसमें से नील बोर थे, हेनरी मोजले थे। हेनरी मोजले का कंट्रीब्यूशन एक्सरे से था। उन्होंने कुछ और ही डिस्कवर किया। उन्होंने कहा एटॉमिक वेट जैसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, और तब प्रपोज हुआ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगले लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।